हेलो एंड वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ जी टॉक शो। आज लेकर के आए हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज गैस्ट्रोएंटरोलॉजी। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी हेल्थ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। फैटी लीवर, एसिडिक, आईबीएस एंड एंडियोस्कोपी, ये ऐसे टर्म्स हैं जो बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। आज इन्हीं कंफ्यूजन को दूर करने के लिए गोंदिया के एकमात्र गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर माहुले सर का स्वागत करते हैं। डॉक्टर माहुले सर, आज हमें पेट से रिलेटेड बहुत सारी समस्याओं को कैसे निदान पाया जा सकता है, उनके अवेयरनेस, उनके सिम्टम्स के बारे में डिटेल में जानकारी देंगे ताकि आप एक मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन से दूर रहें। एक सही इलाज सही पर्सन से कैसे करवाया जा सकता है उसके बारे में बहुत सारी जानकारी देंगे। आपके द्वारा पूछे गए बहुत सारे क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं जो हम सर से पूछेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। मैं बिना टाइम वेस्ट किए हमारे गेस्ट को इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा। बहुत सारी चीजें हैं जो सर ने की है। डॉक्टर राजू माहुले, एमबीबीएस, डीएनबी, एमडी मेडिसिन, डीआरएनबी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, हेपेटोलॉजिस्ट एंड थेरेपिस्ट, एंडोस्कोपिस्ट, फेलोशिप इन एडवांस एंडोस्कोपी, ईआरसीपी, एंडोस्कोपी अल्ट्रासाउंड एंड थर्ड स्पेस। ऐसी कई डिग्री सर के पास में है और ऐसे एक्सपीरियंस सर के पास में है। सो आप जान पा रहे होंगे कि आपके द्वारा पूछे गए हर क्वेश्चन का जवाब एक एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट डॉक्टर हमें देने चाह रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का हम पॉडकास्ट शुरू करते हैं। वेलकम टू द शो सर। हमने एक पूरी लिस्ट रेडी की है जो पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, बहुत सारी समस्याएं लोगों को होती है और हम चाहेंगे कि आप इसका एक डिटेल आंसर हमें दें ताकि हम ऑडियंस तक के वो सारी चीजें बहुत ही इजी वे में और नॉन मेडिकल टर्म्स में पहुंचा सके ताकि एक आम आदमी भी उन चीजों को समझ पाए। इन सारी चीजों को जानने से पहले सर, जो हम लोगों ने बात किया आपके डिग्रीज के बारे में, सबसे पहले मैं वो डिग्रीज के बारे में आपसे जानना चाहूंगा। और उससे पहले मैं चाहूंगा कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट बनने का जो एक सफर है वो कैसा रहा और आपने कैसे चूज किया कि आपको इस फील्ड में आगे जाना चाहिए या ये स्पेशलाइजेशन करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सबसे पहले बात करना चाहूँ कि मैं डॉक्टर कैसे बना। मैं एक छोटे से गांव से हूँ, गोरेगांव के पास में कमर गांव है, वहाँ से मैं हूँ और मैं वहीं पर रह के पढ़ाई किया हूँ। 11-12 तक मैंने वहीं पर पढ़ी। उसके बाद पीएमटी एग्ज़ाम होती है जो प्री मेडिकल टेस्ट होती है, उसमें मैं 94% लेके एमबीबीएस में एडमिशन लिया। एमबीबीएस में एडमिशन लेने के बाद में एक एमडी होता है जो एमडी किया, उसके साथ में डीएनबी मेडिसिन किए। उसके बाद में मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के लिए ऑप्ट किया। गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट क्यों बनना चाहिए? क्योंकि मेरे घर पे एक हादसा हो गया जिसमें मेरे को गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट बनने के लिए और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट लेने के लिए कुछ इंस्पिरेशन उन्होंने दिया कि मुझे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट बनना चाहिए। वो किस्सा ऐसा था कि मेरे मामा जी अल्कोहलिक लिवर डिसीज़ था, उनको हेमेटोमेसिस हो रहा था, मतलब खून की उल्टी हो रही थी। वो खून की उल्टी कर कर के इतने बेहोश हो गए, सुस्त हो गए, बेहोश हो गए। उनको हॉस्पिटल इमीडिएटली लाना पड़ा। हॉस्पिटल लाए तो किसी हॉस्पिटल ने बोला कि इनको नागपुर लेके जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ये नहीं है और इनकी खून की उल्टी तब तक बंद नहीं होगी जब तक कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को देखेंगे नहीं और एंडोस्कोपी से उनको ट्रीट नहीं करेंगे। एंडोस्कोपी से कुछ वेसल्स रहती है, उसको बांधेंगे नहीं तब तक कि ये इनकी जान नहीं बन सकती। तो हम उनको इमीडिएटली नागपुर शिफ्ट कर रहे थे। नागपुर शिफ्ट करते करते भंडारा के पास मौदागर की जगह है, वहाँ तक हम पहुँचे पर उनने अपना दम तोड़ दिया। इसलिए मुझे लगा कि मुझे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट बनना चाहिए अपने गोंदिया शहर के लिए ताकि मैं ऐसे पेशेंट्स की मदद कर सकूँ, जान बचा सकूँ। इसलिए मैंने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट लिया। सर, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट पेट का डॉक्टर भी कहा जाता है जी। अगर इसे आप एक सिंपल टर्म्स में और समझाए कि आप मेनली आप क्या वर्क करते हैं और ये कैसे लोगों के लिए मददगार साबित होता है। पेट का डॉक्टर इसलिए बोला जाता है कि पेट में ईसोफेगस से लेकर के स्टमक, ड्यूडेनम, लीवर, पैंक्रियास, गाल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनल कैनल ये इन्वॉल्व रहते हैं, इसलिए मुझे पेट का डॉक्टर बोलते हैं। तो पेट में होने वाली जितनी भी समस्या है जैसे कि भूख न लगना, वजन कम हो जाना, खाना खाने की इच्छा न होना या फिर सफ़ेद पीलिया हो गया पेशेंट को पीलिया होगा, पेशेंट को काला पीलिया हो जाता है। तो इन बीमारियों का इलाज करना, साथ में कोई अगर पैंक्रेटिस वाला पेशेंट्स है तो पैंक्रेटिस का इलाज करना, अर्ली पैंक्रेटिस डिटेक्ट करना, उनका इलाज करना, या फिर पैंक्रेटिक डक्ट में कोई स्टोन है तो उसको निकाल के स्टेंट डालना,
या फिर सीबीडी में कोई स्टोन है, गाल ब्लैडर में कोई स्टोन है, उनको निकालना, गाल ब्लैडर का ऑपरेशन करना, और सीबीडी में स्टोन रहता है तो उसको ऑपरेशन करना ईआरसीपी द्वारा हम आगे चल के बात करेंगे। साथ में फैटी लीवर, अगर पेशेंट को फैटी लीवर है तो उसका इलाज करना, पेशेंट का वेट नहीं बढ़ रहा है उसके लिए इलाज करना, पेशेंट का वेट बहुत ज़्यादा है, एबनॉर्मल है, ओबेसिटी है, बीएमआई बहुत ज़्यादा है तो उनका इलाज करना। अगर पेशेंट को स्टमक में कैंसर है, स्टमक में अल्सर है, स्टमक में पॉलिप है, उसका इलाज करना। पेशेंट को अगर खून की उल्टी हो रही है तो उसका इलाज करना। पेशेंट को ड्यूडेनम में छोटी आंत में रुकावट है या फिर गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसका इलाज करना। स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया या क्रोन डिसीज हो गया या फिर ट्यूबरकुलोसिस हो गया तो उनका इलाज करना। लार्ज इंटेस्टाइन में कैंसर हो गया, पेशेंट को अगर हेमोराइड्स है उसका इलाज करना। पेशेंट में पेट में अगर टीबी है तो उसका इलाज करना। पेशेंट को लिवर सिरोसिस हो गया तो लिवर सिरोसिस का इलाज करना और उनको स्वस्थ करना, ये मेरा काम है एज ए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। ग्रेट। सर देखिए, एक नॉर्मल पर्सन हम लोगों के लिए तो आपकी जो स्पेशलाइजेशन है उसको प्रोनाउंस करना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है जी। हम चाहेंगे कि आपको एक सिंपल लैंग्वेज में आप जितनी भी आपकी डिग्रीज है उनके बारे में आप एक एक करके हमें समझाएं ताकि हम समझ पाए कि आपकी जो एक्सपर्टीज एक्सपीरियंस है, और आप गोंदिया के एक लौते गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं तो उन्हें भी एक पता लग पाए कि ये जो आपके पास में डिग्रीज हैं उनके फुल फॉर्म्स क्या है और वो मतलब उसको एक सरल भाषा में कैसे समझाया जा सकता है। सर मैं ये पूछना चाहूंगा कि डीएनबी एमडी मेडिसिन ये आपकी एक डिग्री है जी। इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। डीएनबी जो इसका फुल फॉर्म है कि डॉक्टरेट इन नेशनल बोर्ड। ओके। तो डॉक्टरेट इन नेशनल बोर्ड एक इंटरनेशनल बोर्ड है जो हमको डिग्री देती है। ये काफ़ी टफ एग्ज़ाम होती है जिसको पास करना आजकल के स्टूडेंट के लिए बहुत जी। डिफिकल्ट होता है, वो सबसे टफ डिग्री है। और वी कैन प्रैक्टिस इन अब्रॉड ऑल्सो बाय दिस डिग्री, देयर इज नो नीड टू गिव एनी अनदर एग्जाम टू सेटल देयर। ओके। सो ये एक ऐसी डिग्री है जिसे हम नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। जी। दैट इज डॉक्टरेट इन नेशनल बोर्ड। जी सर, मैं आपकी प्रोफाइल पढ़ रहा था, मुझे उसमें एक और चीज मिली, DRNB गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जी। ये एंड कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, हेपेटोलॉजिस्ट, इन चीजों के बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल चाहूंगा। Gastroenterologist means all deal with the gastro procedures and Okay. gastro diseases. That is gastroenterologist. उसमें थेरोपेटिक एंडोस्कोपी है जो एंडोस्कोपी से अपन ट्रीट कर सकते हैं। हम लोग एंडोस्कोपी द्वारा बहुत सारी इंटेस्टाइन की समस्याओं को ट्रीट करते हैं, जी। कोलोन की समस्या को ट्रीट करते हैं, सीबीडी की समस्या को ट्रीट करते हैं, पैंक्रियाज की समस्या को ट्रीट करते हैं, लीवर की समस्या को ट्रीट करते हैं, गाल ब्लैडर की समस्याओं को ट्रीट करते हैं। तो ये है थेरेपेटिक एंडोस्कोपी। Okay. थेरेपेटिक मतलब किसी भी चीज को इंटरवेन करना, दैट इज थेरेपेटिक इंटरवेंशन। जी। और थेरेपेटिक एंडोस्कोपी। जी सर, एक और चीज जो मेंशन थी, ERCP, जी। ये क्या है? ये ERCP मीन्स एक पार्ट ऑफ द एंडोस्कोपी है, एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है, कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं। Okay. पर इससे पेशेंट को फायदा बहुत होता है, पेशेंट की जान बचती है। तो इसमें एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजो पैंक्रेटोग्राफी, मतलब एंडोस्कोपी द्वारा पैंक्रियाज का डक्ट और गाल ब्लैडर के डक्ट CBD कॉमन बाइल डक्ट को देखते हैं, दैट इज कॉल्ड ERCP, Okay. एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजो पैंक्रेटोग्राफी। उसमें हम पैंक्रियाज का डिसीज ट्रीट करते हैं और कॉमन बाइल डक्ट के डिसीज को ट्रीट करते हैं। जैसे कि कॉमन बाइल डक्ट में कोई स्टोन फंसा हो, जैसे कि कॉमन बाइल डक्ट में कोई स्ट्रक्चर हो, या फिर उसमें कोई रुकावट हो, या फिर कोई उसमें कोई पैरासाइट घुस गया हो, या फिर उसमें कोई कैंसर हो, उसका इलाज हम एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजो पैंक्रेटोग्राफी करते हैं, जिसको बोलते हैं ERCP। वैसे ही अगर पैंक्रियाज के डक्ट में कोई स्ट्रक्चर हो, पैंक्रियाज के डक्ट में कोई लीक हो, जी। उसकी वजह से उसको पेट फूल रहा है, असाइटिस हो रहा है, तो उस लीक को ठीक करने का काम ERCP द्वारा करते हैं, जिसकी पैंक्रियाज डक्ट में स्टेंट डाल के उस लीक को बंद कर देते हैं। जी। तीसरा है, उसमें अगर स्टोन फंसा हो, ओके। पैंक्रियाज डक्ट में स्टोन होता है, कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं जो रिकरेंट पैंक्रियाटिस होता है, बहुत सीवियर एब्डोमिनल पेन होता है, कई दिनों से एब्डोमिनल पेन की परेशानी से जूझते रहते हैं। गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के अलावा इधर उधर कोई भी डॉक्टर से घूमते पर उनका इलाज उस तरह से संभव नहीं हो पाता है जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास आने के बाद जी। संभव हो पाता है। तो इस तरह से ERCP का महत्व है, ये बहुत इम्पोर्टेंट और कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है। ओके। सर, थर्ड स्पेस
ये कोई एक साइंस का ऐसा वर्ड लगता है थर्ड स्पेस, तो इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे सर आप? थर्ड स्पेस, जैसे कि मैं अगर पहले बात करना चाहूँगा कि फर्स्ट स्पेस क्या होता है, ओके जी देन सेकंड स्पेस क्या होता है, Okay. देन थर्ड स्पेस क्या होता जी है। बिल्कुल। तो फर्स्ट स्पेस ऐसा है कि एंडोस्कोपी अगर लुमेन में गया, हाँ दिस इज योर लुमेन। जो Okay. फूड पाइप होता है वो लुमेन है, जी। स्टमक है वो लुमेन है, इंटेस्टाइन है वो लुमेन है। ओके अगर ये लुमेन में स्कोप जाता है दैट इज फर्स्ट स्पेस। ओके लुमेन के बाहर अगर सीबीडी में हमारा स्कोप जाता है, जी जैसे कि ईआरसीपी, हम्म। दिस इज अ सेकंड स्पेस। ओके ये ईआरसीपी जो होती है वो सेकंड स्पेस प्रोसीजर। जी और थर्ड स्पेस प्रोसीजर है कि अगर किसी लुमेन के वॉल में घुस के हम उसको ट्रीट करें, ओके जैसे कि एक पाइप है पर जी। उसके वॉल में घुस के ना बाहर भी जा सके ना अंदर भी, Okay. बिटवीन द वॉल, जी जो वॉल में जाके हम मायोटोमी करते हैं, जी पर वाला एंडोस्कोपिक मायोटोमी करते हैं, दैट इज जी। पर पोएम बोलते हैं उसको, जी वो अचरजा कार्डिया के लिए किया जाता है। जी तो वो होता है कि थर्ड स्पेस। ओके सिमिलरली अचरजा कार्डिया एक डिसीज है जो 2 से 3 साल तक पेशेंट को परेशान करती है, निगलने में तकलीफ होती है, जी खाना अंदर नहीं जाता, वेट लॉस होता है, चेस्ट पेन होता रहता है, रिग्रेटेशन होता रहता है, और पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ एकदम बैड रहती है। तो उसको एंडोस्कोपी द्वारा हम ट्रीट करते हैं, उसको बोलते हैं सेकंड स्पेस। उसमें मसल को कट करके उसको सील दिया जाता है, ओके कट करके सील दिया जाता है। जी तो दैट इज प्रेशर जो रहता है, स्पिंक्चर जो रहता है उसको कट कर देते हैं, उसकी वजह से रिलीज हो जाता है, इसलिए खाना अंदर जाता है फूड पाइप से स्टमक में। तो वो होता है कि थर्ड स्पेस। सिमिलरली थर्ड स्पेस गैस्ट्रिक में भी करते हैं, दैट इज जी पोएम, दैट इज गैस्ट्रिक Okay. पोएम। दिस इज द पोएम फॉर द अचलेजा कार्डिया। और जो गैस्ट्रिक पोएम होता है वो पोएम होता है कि गैस्ट्रोपैरासिस। Okay. आपने बहुत सारे पेशेंट देखे होंगे जो डायबिटिक रहते हैं, हम्म उनको खाना खाने की इच्छा नहीं होती, या फिर उनका पेट बहुत जल्दी फूल जाता है, जी, हाँ। या फिर उनका वेट लॉस होता है, उनको लगता है कि नौशिया हो रहा है। हाँ। बहुत सारे कम्युनिटी में डायबिटिक पेशेंट रहते हैं, दैट इज कॉल्ड डायबिटिक गैस्ट्रोपैरासिस। तो अगर आप 100 पेशेंट देखेंगे गैस्ट्रो के जिसमें डायबिटिक है पेशेंट को, तो उसमें से 40% पेशेंट ऐसे रहते हैं जिनको गैस्ट्रोपैरासिस होता है। जी तो गैस्ट्रोपैरासिस को ट्रीट करने के लिए थर्ड स्पेस का यूज किया जाता है, दैट इज जी पोयम, दैट इज जी। गैस्ट्रिक पोयम। जी तो वो होता है थर्ड स्पेस। जी सर, इन टॉपिक के गैस्ट्रिक जो गैस है और एसिडिटी है और इन चीज़ों के बारे में तो हम डिटेल में आपसे बात करेंगे आगे पॉडकास्ट में, क्योंकि ये ऐसी कॉमन प्रॉब्लम है, लोग जूझ रहे हैं उनसे, लेकिन उनको एक्चुअल में पता नहीं होता ये दर्द पर्टिकुलरली किस चीज़ का है। वो कई बार गलत चीज़ समझ करके गलत चीज़ों का ट्रीटमेंट ले लेते हैं और उसके कारण बहुत ही एक लॉस हो जाता है। कई बार हमने देखा है कि व्यक्ति वो सिर्फ गैस का दर्द है सोच के बैठे रहते हैं या। और व्यक्ति की डेथ हो जाती है, थोड़ी देर में वो कोलैप्स हो जाता है, ये हमने देखा हुआ है। सर, आपने ऑल इंडिया में टॉप किया हुआ है जी। और वो एक ऐसी एग्जामिनेशंस है जो मतलब लोग इजीली पास भी नहीं कर पाते और उसमें आपने इंडिया टॉप किया है। मैं जानना चाहूंगा कि वो एग्जामिनेशन क्या है और वो मतलब किस चीज के लिए होती है सर? सर यही एग्जाम है जो डॉक्टरेट इन नेशनल बोर्ड डीएम Okay. डिग्री होती है। जी ये डिग्री होती है कि यू आर द सुपर स्पेशलिटी नाउ। ओके मतलब लोग आपके तरफ उस अपेक्षा से आते हैं, जी। उस एक्सपेक्टेशन से आते हैं कि आप वो डिसीज ट्रीट करोगे। जी तो अगर कोई अगर आपको डिग्री दे रहा है तो यूं ही ना दे देगा हाँ कि आप समाज में जा रहे हो, आपको गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट बने हो, जी तो आपको वो पास करने के पहले वो स्क्रीनिंग करते हैं एवरीथिंग। जी मतलब हमारी जो एग्जाम होती है मॉर्निंग 8 बजे से स्टार्ट होकर रात के 9 बजे तक एग्जाम चलती है कंटिन्यू। ओके तो ये 12 से 13 घंटे की एग्जाम स्क्रीनिंग करने के बाद और मल्टीपल क्वेश्चंस, जैसे आईएएस का एग्जाम होता है जी वैसे ही एग्जामिनर्स बैठे रहते हैं, 5 से 6 एग्जामिनर्स बैठे रहेंगे और वो क्वेश्चन की बम्बार्डिंग करेंगे लाइक Okay. दिस। इस तरह से क्वेश्चन की बम्बार्डिंग करेंगे, पेशेंट बाजू में रहेगा, हम एग्जामिनी बाजू में रहेगा और एग्जामिनर्स एग्जाम लेते रहते हैं। ओके तो डॉक्टरेट नेशनल बोर्ड की टफेस्ट लेवल ऑफ एग्जाम है, वो तभी पास करते हैं अगर डॉक्टर जो हम बनाने वाले हैं उस कम्युनिटी से कैसे डील करेगा, वाह सोशली कैसे डील करेगा, मेंटली कैसे डील करेगा, जी। इकोनॉमिकली कैसे डील करेगा, और ट्रीटमेंट पार्ट इट इज वेरी जी। इंपॉर्टेंट। तो उस डॉक्टर को डिलीवर करने से पहले, समाज में देने से पहले वो पूरी तरह से स्क्रीन करते हैं कि ये डॉक्टर जो है फिट है कि नहीं समाज के लिए, जी ये समाज को कैसे ट्रीट कर पाएगा, पेशेंट को कैसे ट्रीट कर पाएगा। तो उसकी बेसिस पे वो डिग्री देते हैं, दैट इज डॉक्टरेट इन नेशनल बोर्ड। वाओ ग्रेट सर। ये हमारी ऑडियंस के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज जो भी आपके सवाल जो आपने हमें भेजे हैं वो एक ऐसे स्पेशलाइज पर्सन आपको गाइड करेंगे कि आपको उसका सही समाधान, सही उपाय जरूर मिलेगा। सर,
आपकी एक जर्नी बहुत लंबी रही है जी। और आपने बहुत सारे केसेस देखे होंगे। ऐसा कोई स्पेशल केस जो आप मेंशन करना चाहे जो बहुत ही क्रिटिकल रहा हो और उसे आपने ट्रीट किया हो, ऐसे केस के बारे में जानना चाहेंगे सर। बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये गोंदिया में आने के बाद जी। मेरे पास एक बस स्टार्टिंग के 2 से 3 महीने के बाद एक ऐसा पेशेंट आया जो वेरी क्रिटिकल था। ओके। उसको लग रहा था कि किसी फिजिशियंस के पास वो एडमिट थे, जी। किसी भी डॉक्टर के पास एडमिट थे। उनको लगा कि उसको हेमोरेजिक एसाइटिस हो रहा है। ओके। उसके पेट के पानी निकालने में ब्लड आ रहा था, ब्लड बह रहा था। जी। जब उनको मेरी तरफ लेके आए उनके रिलेटिव्स, तो वो मैं देखा कि पेट के पानी से ब्लड आ रहा है, जी। मतलब ब्लड उनका बह रहा है, पेट में से ही बह रहा है। तो मुझे समझ में आया कि ये कौन सा प्रॉब्लम है। ओके। उनको लिवर डिसीज का प्रॉब्लम नहीं था, उनको पैंक्रेटिटिस का प्रॉब्लम था। ओके। तो पैंक्रेस की नस फट गई थी, जिसकी वजह से खून पेरिटोनियम में बह रहा था, मतलब पेट में बह रहा था, और वो खून बाहर निकल रहा था। ओके। तो सबसे पहले मुझे डायग्नोसिस तो समझ में आ गया, लेकिन उसको कंफर्म करने के लिए मैंने पेशेंट का एमआरआई कराया। ओके। उसको बोलते हैं एमआरसीपी, ओके। मैग्नेटिक रेजोनेंस कोलेंजियोपैंक्रेटोग्राफी। ओके। तो वो पहले एमआरआई करवाया। एमआरआई के बाद पता चला कि लीक कहाँ से हो रहा है, ब्लड कहाँ से जा रहा है। उसके बाद में हमने उसको इमीडिएटली ईआरसीपी के लिए पोस्ट किया। जी। ईआरसीपी पोस्ट करके कॉन्ट्रास्ट डाल के चेक किया कि ब्लीडिंग कहाँ से हो रही है, और वहाँ पर स्टेंट डाल के उसको ब्लीडिंग को बंद की, और पेशेंट एकदम ठीक है। जी। तो डिस्चार्ज भी हो गया, और जो स्टेंट डाले थे उसको Okay. भी हमने रिमूव कर दिया। पेशेंट इज ऑल राइट नाउ। ओके। जो पेशेंट मरने वाला था वो मेरा जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट किस्सा था, जो सबसे इम्पोर्टेंट पेशेंट था जिसको मैंने सेव किया, और मुझे बहुत प्राउड फील हुआ। ग्रेट सर। जी। एक वी कैन से डॉक्टर प्रोफेशन में एक ये फीलिंग बहुत ये होती है कि आप किसी की लाइफ बचा पा रहे हैं और किसी को जीवन दान दे पा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सर कई बार सीरियस और क्रिटिकल इशू के साथ साथ कुछ फनी इंसिडेंट्स भी होते होंगे, जी। कुछ ऐसे फनी पेशेंट्स भी आते होंगे जो अपनी या तो बीमारी को एक्सप्लेन नहीं कर पाते या कुछ और हाइपर सोच लेते हैं, ऐसे कुछ अगर। एक फनी किस्सा मैं सुनाना चाहूँगा। जैसे रिसेंट हुआ था, एक लड़की पुलिस भर्ती में जा रही थी। ओके। तो कुछ पुलिस भर्ती जाते फिजिकल होता है और एक एग्ज़ाम होती है। जी। तो एक फिजिकल में तो फिट थी थोड़ी हाँ। बहुत, पर एग्ज़ाम में उसका 3 मार्क्स से कुछ रुक गया है, Okay. और फिजिकल में भी कुछ 1-2 मार्क्स से उसका रुक गया है, तो वो सिलेक्ट नहीं हो पाई पुलिस भर्ती के लिए। ओके। तो उसका एब्डोमिनल पेन स्टार्ट हुआ, तो मेरे पास आई कि सर मेरा एंडोस्कोपी कर दो। तो मैं उसको एज ए यूजुअल समझा रहा था कि बेटा, अपने जीवन में कुछ आगे बढ़ने के लिए पीछे जाना पड़ता है। हाँ। आगे बढ़ने के लिए पीछे जाना पड़ता है। जैसे जी। शेर को अगर छलांग लगानी है तो 2 कदम पीछे लेता है बिल्कुल। और वो शिकार पकड़ता है। जी। तो वैसे ही मैं उसको समझा रहा था कि बेटा 2 कदम पीछे जाना पड़ता है। कभी कभी हो जाता है कि आप अनसक्सेस हो, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप सक्सेस हो जाओगे। जी। जैसे मैंने बोला कि 2 कदम पीछे जाना पड़ता है, तो मेरी एक अटेंडेंट बोली, सर ये 2 कदम पीछे गई थी पर इसका एब्डोमिनल पेन स्टार्ट हो गया। तो ये फनी किस्सा था मेरा। ग्रेट ग्रेट सर। क्योंकि ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस आप होते होंगे। सर आपने इस क्वेश्चन में बोला एंडियोस्कोपी की बात करी, जी। तो एंडियोस्कोपी को समझने की कोशिश करते हैं कि ये होती क्या है और इसका काम क्या होता है। एंडोस्कोपी एक जो सिंपल प्रोसीजर है। जी। एंडोस्कोपी नाम सुन के घबराइए नहीं, बहुत बड़ी प्रोसीजर नहीं है, बट आपको इंश्योर करना है कि जो करने वाला व्यक्ति हो जी। वो एक्सपर्ट होना चाहिए, नंबर 1। बिल्कुल। आप अगर एक्सपर्ट से नहीं करेंगे तो आपका डिसीज डायग्नोस होना चाहिए, उसका जो डायग्नोस नहीं हो पाएगा। जी। अगर एक्सपर्ट से नहीं करते तो डायग्नोस होना डिफिकल्ट हो जी। जाता है। क्योंकि करने के लिए एंडोस्कोपी बहुत लोग कर सकते हैं, बट यू शुड बी एक्सपर्ट इन दैट कि आप डायग्नोसिस कर सको, ट्रीट कर सको, और कॉम्प्लिकेटेड हुआ तो भी ट्रीट करना है। जी। तो एंडोस्कोपी ऐसी प्रोसीजर है जो फूड पाइप को, स्टमक को और ड्यूडेनम को, छोटी आंत को D1, D2, D3 तक हम देख सकते हैं। ओके। तो एंडोस्कोपी एक पाइप होता है जो फ्लेक्सिबल फाइबर ऑप्टिक स्कोप रहता है। ओके। तो वो फाइबर जो स्कोप है ऑलमोस्ट मुंह से जाके फूड पाइप एंड स्टमक एंड ड्यूडेनम को देखता है। ओके। तो एंडोस्कोपी के लिए प्रिपरेशन लगते हैं। जैसे कि एंडोस्कोपी आपको अगर करवानी है तो प्रिपरेशन लगते हैं कि पेट खाली होना चाहिए, जी। स्टमक में कुछ ना हो, तभी तो देख पाएंगे कैमरे से बिल्कुल। कि स्टमक अगर खाना है तो हम देख नहीं पाएंगे कि हाँ। क्या चल रहा है, कहाँ पर पॉलिप है, कहाँ अल्सर जी। है, कहाँ पर इरोजन्स है, कहाँ जी, पर स्ट्रक्चर बिल्कुल। है, वी कैन नॉट से। तो एंडोस्कोपी आने से पूर्व अपने को खाली पेट होना है। ओके।
कम से कम 6 से 8 घंटा खाली पेट होना चाहिए। ओके जैसे एंडोस्कोपी किसी डॉक्टर के पास कराने चाह रहे हैं आप, जी तो आप कुछ ना खाएं, ना पानी पिए, ना चाय पिए, ना जूस पिए और ना नाश्ता करें, कुछ नहीं। ओके तो एंडोस्कोपी खाली पेट होती है। उसके इंडिकेशंस होते हैं कि एंडोस्कोपी क्यों करना चाहिए। जी। भाई मेरे को एंडोस्कोपी करना है तो मैं डॉक्टर से पहले कंसल्ट करूँ कि मैं मिलूँ डॉक्टर से, एज ए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास मिलना चाहिए। दूसरा है कि एंडोस्कोपी अब डॉक्टर ने एडवाइस कर दी है तो कुछ तो कारण होगा, क्योंकि पेशेंट को अगर निगलने में तकलीफ है, जी पेशेंट को छाती में जलन हो रहा है, हाँ पेशेंट को खाना ऊपर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड रिगरगिटेशन, पेशेंट को चेस्ट में दर्द है, चेस्ट में दर्द है मतलब रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस है पेशेंट को, इसोफेगस लोअर पार्ट सूज गया इसलिए चेस्ट में दर्द हो रहा है, या फिर पेशेंट को पेट में दर्द हो रहा है, जी पेशेंट को खून की उल्टी हो रही है, या फिर पेशेंट को काला लैटिन हो रहा है। जी तो काला लैटिन हो रहा है तो एंडोस्कोपी करना जरूरी। ओके पेशेंट को पेट दर्द हो गया, पेट फूल गया जी तो भी एंडोस्कोपी जरूरी है। ओके पेशेंट को खाना नहीं चल रहा है तो एंडोस्कोपी जरूरी है। पेशेंट को रिकरेंट वोमिटिंग हो रही है, जी अगर किसी को रिकरेंट वोमिटिंग हो रही है जो किसी भी मेडिकेशन से स्टॉप नहीं हो रही है, कंटिन्यूअसली जो कंटिन्यूसली चलती जा रही है, आप फिजिशियंस के पास, सर्जन के पास गए, जी बहुत सारे डॉक्टर से चलिए, लेकिन आपका वोमिटिंग बंद ही नहीं हो रहा है, बिल्कुल तो वी हैव टू सी व्हाट इज देयर हैपनिंग। ओके अगर खाना आपका आगे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कि गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, जी। या फिर गैस्ट्रोपैरासिस तो नहीं है जो मैंने अभी रिसेंटली बात किया, हाँ। उसको देखने के लिए एंडोस्कोपी की जाती है। अभी स्टमक में कोई पॉलिप है क्या, जी उसके लिए एंडोस्कोपी करती है। खून की उल्टी हो गई, कभी कभी लिवर डिसीज में क्या होता है कि प्रेशर बढ़ने की वजह से सिरोसिस ऑफ लिवर होता है, तो उसमें चाइल्ड ए, चाइल्ड बी, चाइल्ड सी क्राइटेरिया है ओके जो सिविरिटी ऑफ द लिवर डिसीज को डायग्नोसिस करती है, जी। डिटेक्ट करती है कि वो दर्शाती कि चाइल्ड ए है मीन्स लिवर डिसीज 40% पेशेंट को जी। जीआईबीड हो सकता है, जी। चाइल्ड बी है तो हो सकता है कि 60 to 80% पेशेंट आपको जीआईबीड हो सकता है, खून की उल्टी हो सकती है। जी। चाइल्ड सी है तो 80 to 90% अप टू 100% ऑफ द पेशेंट को भी जीआईबीड हो सकता है। ओके तो ये क्राइटेरिया से हम डायग्नोस करते हैं कि पेशेंट कितनी सिविरिटी में, उसके हिसाब से एंडोस्कोपी करते हैं। ओके अगर एंडोस्कोपी हम जैसे एंडोस्कोपी की है तो पेशेंट को स्ट्रिक्चर है इसोफेगस में, मतलब स्ट्रिक्चर बोले तो पेशेंट को निगलने में तकलीफ है, निकल तक खाना खा रहा है लेकिन खाना अटक रहा है, ओके पानी पीने के बाद भी खाना अंदर नहीं जा पा रहा है, जी खाना अटक रहा है तो एंडोस्कोपी जरूरी है कि Okay. वहाँ कोई स्ट्रक्चर तो नहीं हो गया, वहाँ कोई कैंसर तो नहीं हो गया, जी। या फिर कोई वहाँ पर पॉलिप तो नहीं बन गया, जी या फिर कोई फॉरेन बॉडी तो नहीं फंस गया, या फिर कोई फिश बोन, या फिर कोई कुछ फॉरेन बॉडी इस तरह से कि जो फिश बोन या फिर कोई भी बोन पार्ट जी। जैसे कि चिकन मटन अगर कोई पेशेंट हाँ। खा लेता है वो कभी अटक जाता है यहाँ पर, हाँ तो उसके लिए एंडोस्कोपी करके उसको निकालना Okay. पड़ता है। कोई बच्चे जो है भूल से कोई सुई, कोई बटन, कोई बैटरीज, कोई जी। कॉइन ये निकल लेते हैं, निकल लेते हैं तो ये इसोफेगस में फंस जाते हैं, फिर स्टमक में गया तो उसके लिए एंडोस्कोपी करके उसको निकालना पड़ता है। ओके तो दीज आर द थेरापेटिक एंडोस्कोपी। ओके अगर हम बात करें कि एंडोस्कोपी में इसोफेगस में क्या करते हैं, जी तो इसोफेगस में देखते हैं क्योंकि स्ट्रक्चर है तो स्ट्रक्चर को डायलेट करते हैं, डायलेटेशन से। जी अगर उसमें कोई पॉलिप है तो पॉलिप को कट करके निकाला जाता है। ओके अगर पेशेंट को खून की उल्टी हो रही है तो एंडोस्कोपी में हम देखते हैं कि पेशेंट को जो ब्लड वेसल्स है वो फूटी तो नहीं है। मोस्ट कॉमनली लिवर डिसीज में सिरोसिस ऑफ लिवर में होता है, जो अल्कोहलिक लिवर डिसीज मोस्ट कॉमन है इंडिया में। दूसरा है कि एक्स्ट्रा हेपेटिक पोर्टल वेन ऑब्स्ट्रक्शन। जी नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्स्ट्रा हेपेटिक पोर्टल वेन ऑब्स्ट्रक्शन लिवर डिसीज में क्या होता है। तो एक्स्ट्रा हेपेटिक पोर्टल वेन ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होता है कि पोर्टल वेन डायलेटेशन हो जाता है और ये कोलेटर बन के इसोफेजियल वेन्स जी। डायलेट होती है जो फट जाती है, ओके तो वो जो ब्लड वेसल्स फटी है उनको हम बैंड करते हैं, जी बैंड से नहीं हुआ तो ग्लू करते हैं, ओके ग्लू थेरेपी करते हैं, ग्लू थेरेपी नहीं हुआ तो स्क्लेरोजिंग एजेंट डालते हैं, स्क्लेरोथेरेपी बोलते हैं, उससे भी नहीं हुआ तो फिर इसोफेजियल डैनिस इलास्टेंट डाल देते हैं ताकि उस Okay. खून की उल्टी बंद हो सके और उसकी जान बच सके। ओके ये हो गया इसोफेगस का। तो स्टमक में अपन एंडोस्कोपी द्वारा क्या ट्रीटमेंट करते हैं, स्टमक में हम देखते हैं कि पेशेंट को वायरसेस तो नहीं, जी जैसे कि इसोफेजियल वायरसेस अभी बात करी, हाँ वैसे ही फंडल वायरस होता है स्टमक में। फंडस मतलब प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द स्टमक, जी स्टमक स्टार्ट होने से पहला ही हिस्सा जो रहता है उसको बोलते हैं फंडस। ओके उस फंडस में ब्लड वेसल्स जो ब्लड चैनल्स रहते हैं वो खुल जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, जी ये प्रेशर बढ़ने के कारण, Okay. पोर्टल हाइपरटेंशन के कारण। जी पोर्टल हाइपरटेंशन के कई कारण हैं, एक लिवर डिसीज हो गया, एक्स्ट्रा हेपेटिक पोर्टल वेन ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस हो गया, ओके स्प्लेनिक आर्टरी स्प्लेनिक वेन थ्रोम्बोसिस हो गया। ये अलग अलग पोर्टल हाइपरटेंशन के कारण है
उसको हम बंद करते हैं, उसको हम ग्लू थेरेपी करते हैं। उसमें हम कॉइल डाल सकते हैं, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड गाइडेड कॉइल डालते हैं जी। और उसको ब्लीडिंग बंद करते जी। हैं। वैसे स्टमक में अगर अल्सर हो गया, हाँ। उसके कारण खून की उल्टी हो रही है। ओके। ऐसे स्टमक में अल्सर क्यों होते हैं? अल्सर इसलिए होते हैं कि पेशेंट अगर कोई बहुत दिन से पेन किलर ले रहा होगा, जॉइंट्स पेन के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए पेन किलर्स ले रहा होगा, उस पेन किलर के कारण म्यूकोसा ब्रेक होके अल्सर बनता है। ओके। उस अल्सर से ब्लीडिंग हो सकती है, उस अल्सर से अतड़ियाँ फट सकती है। तो उस ब्लीडिंग को अपन गोल्ड प्रोब द्वारा या फिर हेमोक्लिप द्वारा या फिर इथाइल अल्कोहल द्वारा या फिर एड्रेनलिन द्वारा जी। हम उसको बंद करते हैं। कई मोडलिटीज होती है, डिपेंड ऑन द अल्सर साइज। जी। दूसरा है, अगर परफोरेशन हो गया, वही अल्सर अगर फट जाता है, तो उस अल्सर को भी हम ओएसको क्लिप से क्लोज कर देते हैं बाय एंडोस्कोपी। जी। सो एंडोस्कोपी में अगर कोई स्टमक में पॉलिप हो, उससे ब्लीडिंग हो रही हो। अभी रिसेंटली एक पेशेंट आया था, जो एक बालाघाट से पेशेंट आई थी, Okay. यंग फीमेल 45 ईयर फीमेल पेशेंट थी। उसको खून की उल्टी हो रही थी, किसी को समझ में नहीं आ रहा थी खून की उल्टी हो क्यों रही है। उसका एंडोस्कोपी भी वहाँ पर हुआ, एंडोस्कोपी यहाँ पर कराया मैंने, एंडोस्कोपी देखा कि उसको पॉलिप है, पॉलिप से ब्लीडिंग हो रही है। ओके। तो इमीडिएटली हम उसको पॉलिप को कट करके हीमोक्लिप मार दिए कि उसका ब्लीडिंग स्टॉप हो गया और पेशेंट 2 से 3 दिन में घर भी चले। ग्रेट। सो वो पेशेंट बहुत सीवियर शॉक में थी। सीवियर शॉक इन द सेंस उसका बीपी लेस देन 80 सिस्टोलिक। ओके। पेशेंट जस्ट अबाउट टू डाई, इतनी कंडीशन में आई थी। सो स्टेबलाइज की, एंडोस्कोपी द्वारा पॉलिप कट करके उसका ब्लीडिंग स्टॉप किया। तो इसके लिए एंडोस्कोपी करते हैं। दूसरा है कि अगर पेशेंट को स्टमक में जी। आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, स्टमक में आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन मीन्स जो स्टमक है, पहले हम जैसे खाना खाते हैं, तो खाना खाने के बाद में डाइजेस्ट सिस्टम कैसे काम करता है कि खाना खाते हैं तो ट्राइचुरेशन होता है। ओके। ट्राइचुरेशन मीन्स पीसता है, खाना को पीसने वाला रहता है स्टमक। स्टमक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बॉडी में। ओके। अगर आप जिंदा है, आप खाना खा सक रहे हो, आप जो चाहे वो खा सक रहे हो, स्टमक के कारण। करेक्ट। स्टमक आपका पेट्रोल टैंक है, जैसे गाड़ी में पेट्रोल टैंक रहता है और जी। स्टमक इज पेट्रोल टैंक। जी। वो डिलीवर करता है पेट्रोल इंजन को, जी। वैसे स्टमक डिलीवर करता है अपना खाना स्मॉल इंटेस्टाइन को, ओके। कि स्मॉल इंटेस्टाइन उसको यूटिलाइज करे, उसको एब्सॉर्ब करे, उसको लीवर को भेजे और आपको एनर्जी दे। आपने कहा जैसे स्टमक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जी। लेकिन जो हम लोग हैं नॉर्मल पर्सन, वो सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट स्टमक के ऊपर स्टमक के ऊपर ही अलग करते अलग चीजें खा रहे जी। हैं। एक कोई हेल्दी हैबिट नहीं है, कोई भी चीज को एकदम कंज्यूम कर रहे हैं टेस्ट के लिए, टेस्ट के लिए। लेकिन उसका इफेक्ट हमारे ऊपर क्या पड़ रहा है वो हमें नहीं। सर, आप जब बात कर रहे थे बीच में, एक इम्पोर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपने बात किया, जिसमें जिसके ऊपर मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करें कि आपने पेन किलर्स की बात की थी सर, बात करते समय बीच में। जी। तो ये जनरली होता है कि केमिस्ट के पास जाते हैं, मुझे पेन हो रहा है, यहाँ पेन हो रहा है, वहां पेन हो रहा है, मुझे पेन किलर दे दीजिए। बहुत सारी आजकल, वो तो लोगों को नाम नहीं पता, तो हरी पन्नी, पीली पन्नी, लाल पन्नी, बहुत सारी चीजें चल रही कि वो वाली दवाई दे दीजिए। इसका क्या एक इफेक्ट, साइड इफेक्ट होता है अगर इसे एक्सेसिव क्वांटिटी में ले लिया जाए? देखिए, पेन किलर जब कोई व्यक्ति ओवर द काउंटर लेता है, जी। मतलब किसी डॉक्टर की सलाह से पेन एक किलर हैबिचुअल हो जाता है कई बार कि habitual मुझे, हो जाता है। हाँ, या बहुत सारे लोग। तो पेन किलर जब लेते हैं, वो ओवर द काउंटर जाके लेते हैं। ओवर द काउंटर मीन्स खुद से ही जाके अपने फार्मेसी से ले लिया, जी। तो वो बहुत डेंजरस होता है। ओके। क्योंकि वो ना उनको इंडिकेशन पता रहता है और ना इसका साइड इफेक्ट पता रहता है और कॉन्ट्रा इंडिकेशन पता रहते है, वो खुद ही ले लेते हैं। हाँ। अगर कोई डॉक्टर जी। अगर उसको प्रिस्क्राइब करे तो वो सारी कंडीशन देख के प्रिस्क्राइब करते हैं। जी। जैसे कौन सा पेन किलर किस पेशेंट में देना चाहिए। जैसे कोई हार्ट का पेशेंट है, उसमें कौन सा पेन किलर देना चाहिए। कोई पैंक्रेटिस वाला पेशेंट है, उसमें कौन सा पेन किलर देना चाहिए। अगर कोई पेशेंट का जॉइंट्स पेन होता है, तो उसमें कौन सा पेन किलर देना चाहिए। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ पेन किलर जो है, वो डॉक्टर के पास ही जाके लेना चाहिए। ओके। उनके प्रिस्क्रिप्शन के अलावा आप अगर पेन किलर लेते हैं तो आपके लिए डेंजरस हो सकता है। उसके कारण मल्टीपल स्टमक प्रॉब्लम होता है, ड्यूडेनम प्रॉब्लम होता है, कि ब्लीडिंग होता है, अल्सरेशन होता है, वो परफोरेशन होके इंसान मर भी सकता है। जी। इतना डेंजरस होता है पेन किलर। सो मैं श्रोताओं को मैं वही बोलना चाहूँगा कि अगर पेन किलर लेते हैं तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। अगर आप हार्ट के मरीज है तो आप हार्ट वाले डॉक्टर के पास जाके पेन किलर के बारे में कंसल्ट करिए कि मेरे को अगर लॉन्ग टर्म पेन किलर लेना है। जी। एक होता है शॉर्ट टर्म पेन किलर, एक होता है लॉन्ग टर्म पेन किलर। ओके। किसी पेशेंट को अगर जॉइंट्स का ऑपरेशन हुआ है, जॉइंट रिप्लेसमेंट हुआ है, तो उसको लॉन्ग टर्म पेन किलर लगता है, तो उसके लिए कौन सा पेन किलर सेफ है। ओके। और किसी शॉर्ट टर्म ले रहा है 3 से 4 दिन के या 5 दिन के लिए, दैट इज शॉर्ट टर्म पेन किलर, तो उसके लिए कौन सा पेन किलर सेफ है।
उसमें भी क्राइटेरिया ऐसे ओके। कि अगर पेशेंट को पहले से अल्सर है हाँ, तो उसमें कौन सा पेन किलर लेना चाहिए। क्योंकि सर या जनरली होगा कि वो लोगों को ये पेन हुआ, वो जाते हैं यूट्यूब में सर्च करते हैं कि या कौन सा पेन किलर बेस्ट वर्क कर रहा है हाँ और अकॉर्डिंगली वो जा वो ले करके लेते मांग ले, तो हैं। जी ये बहुत ही घातक हो बहुत ही सकता है। घातक है, स्टमक के लिए बहुत ही घातक है, जीआईटी सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा घातक है, जी क्योंकि पेन किलर डायरेक्ट अटैक करता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स पे, जी और प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल्स डाउन होता है और म्यूकोसा ब्रेक होकर अल्सर फॉर्मेशन हो जाता है। तो पेन किलर अगर लेते हैं आप तो सोच समझ के डॉक्टर से कंसल्ट करके पेन किलर लीजिए, ओके। ये मैं सलाह देना चाहूँगा। सर एंडियोस्कोपी की बात की, जी कोलोनोस्कोपी ये क्या होता है, और एंडियोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी में क्या डिफरेंस होता है? जी, तो एंडोस्कोपी के बारे में मैंने अभी बताया कि जी एंडोस्कोपी क्या होता है, लेकिन कोलोनोस्कोपी एक और भी बड़ी प्रोसेस है जो ओके। एंडोस्कोपी से बड़ी होती है, टाइम टेकिंग है, इसके लिए प्रिपरेशन लगता है। जी कोलोनोस्कोपी जो है एक 160 सेंटीमीटर का पाइप होता है ओके। जो मलद्वार द्वारा बड़ी आंत की जांच करता है। अच्छा। कोलोनोस्कोपी द्वारा हम एनल कैनल, रेक्टम, डिसेंडिंग कोलॉन, सिग्माइड कोलॉन, स्प्लेनिक प्लेक्सर, ट्रांसवर्स कोलॉन, असेंडिंग कोलॉन, ये कोलॉन के अलग अलग पार्ट के टाइप्स हैं जहाँ ओके। पर अलग अलग नाम से अलग अलग बीमारियाँ होती हैं, जी तो उस पार्ट को हम देखते हैं टिल छोटी आंत तक। ओके। छोटी आंत को टर्मिनल इलियम बोलते हैं, जो कोलॉन और छोटी आंत को जोड़ता है, मतलब छोटी आंत का सबसे आखिरी वाला पार्ट उसको जी बोलते हैं टर्मिनल इलियम। वो टर्मिनल इलियम पूरा देखते हैं 25 सेंटीमीटर तक, तो वो होती कोलोनोस्कोपी। कोलोनोस्कोपी के लिए प्रिपरेशन लगती है, प्रिपरेशन इन द सेंस कि कोलोनोस्कोपी करना है तो बॉल पूरा वॉश होना चाहिए, जो स्टूल होना चाहिए, मोशन जो लैट्रिन होती है जो कोलॉन में भरी रहती है हाँ उसको पूरा साफ करना पड़ता है। ओके। उसके लिए प्रिपरेशन देते हैं, एक नाइट को प्रिपरेशन दिया जाता है, दूसरे दिन मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में एक प्रिपरेशन दिया जाता है, 10 से 11 बजे हम कोलोनोस्कोपी कर सकते हैं। ओके। तो उसके लिए जो है कोलॉन पूरा साफ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, एक भी स्टूल कोलॉन में रुका नहीं रहना चाहिए। अपन तो कोलॉन की डिसीज को डायग्नोसिस करते हैं। तो क्या डिसीज डायग्नोसिस कर सकते हैं कोलॉन में? कोलॉन में हम देखते हैं कि अगर क्वेश्चन को अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो जी पेशेंट आता है कि मेरे को लैट्रिन में खून जा रहा है, लैट्रिन बार बार हो रही है, ओके। लैट्रिन में ब्लड मिक्स स्टूल जा रहा है, या फिर लैट्रिन काले कलर की हो रही है, ओके। पेट दर्द होकर लैट्रिन हो रही है, लैट्रिन में कोई आव जा रहा है, आव को बोलते हैं अपन सिंपल भाषा में म्यूकस जा रहा है, वाइट डिस्चार्ज होता है वाइट लैट्रिन से, डिस्चार्ज, हाँ या फिर लैट्रिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। ओके। जैसे कि कोई पेशेंट है, मेरे को खाना खाया और सर मेरे को पेट दर्द हुआ और मैं डायलिसिस जा रहा हूँ, जब भी खाना खा रहा हूँ पेट दर्द होता है और लैट्रिन जाना पड़ता है, तो उसके लिए कोलोनोस्कोपी रिकमेंडेड है कि वो ओके। डिसीज कौन सा है। हम्म उसमें डिसीज देखते हैं कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज है क्या, उसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस है, क्रोन डिसीज है, ट्यूबरकुलोसिस तो नहीं है। पेशेंट को अगर लैट्रिन में ब्लड जा रहा है इसका मतलब उसमें बड़ी समस्या है, उसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकता है, उसमें मैलिग्नेंसी हो सकता है, कैंसर हो सकता है, ओके। और सिंपल हिमोरॉइड्स भी हो सकते हैं जिसको हम कोलोनोस्कोपी द्वारा डिटेक्ट करते हैं। पेट में टीबी अगर हो जाता है तो उसको हम कोलोनोस्कोपी द्वारा डिटेक्ट कर सकते हैं और उसका वहीं पर इलाज कर सकते हैं। ओके सर, जैसे आपने ये बात किया, लैट्रिन की बात किया, तो ये पाइल्स और ये अलग अलग चीजें हैं या पाइल्स एक पूरा अलग ही नो, सब्जेक्ट है? ये एक डिफरेंस है उसमें अच्छा। कि पाइल्स और ब्लीडिंग, जी पाइल्स ब्लीडिंग वाली भी होती है, नॉन ब्लीडिंग भी होती है, लेकिन पाइल्स का जो ब्लीडिंग होता है लैट्रिन के बाद होता है, वो मिक्स होके नहीं होता। ओके। अगर किसी, मान लो किसी पेशेंट को पाइल्स है, जी तो वो जो पाइल्स का ब्लीडिंग जो होता है हम्म तो वो मोशन होने के बाद होता है, ओके। लैट्रिन होने के बाद होता है, ओके। और वो बूंद बूंद टपकता है। हम्म लेकिन पेशेंट को अगर कैंसर है हाँ तो लैट्रिन के साथ उसको ब्लड जाएगा, ओके। लैट्रिन के साथ मिक्स होकर ब्लड जाएगा, लैट्रिन बार बार होगी, लैट्रिन थोड़ी थोड़ी होगी लेकिन बार बार होगी, जी इनकंटिन्यूस हो सकता है, जी पेशेंट को अर्जेंसी हो सकती है, पेशेंट को भाग के जाना पड़ता है लैट्रिन, जी और पेशेंट को टेनेस्मस हो सकता है। जी टेनेस्मस का मीनिंग है कि पेशेंट को ऐसा लगता है कि लैट्रिन आई है, सेंसेशन हो रहा है, हाँ लैट्रिन जाने के बाद लैट्रिन नहीं होती, उसको हम बोलते हैं सिंपल भाषा में टेनेस्मस। ये इंडिकेट करता है कि पेशेंट को कहीं ना कहीं इंटेस्टाइन में कैंसर है। ओके। मतलब दोनों चीजों में कंफ्यूज नहीं होना नहीं चाहिए। होना अगर चाहिए। बहुत ही सिंपल टर्म में आपने बता दिया कि अगर लैट्रिन के बाद में अगर ब्लीडिंग हो रही है तो जी, वो एक पाइल्स का पाइल्स का प्रॉब्लम हो पार्ट, सकता है, हाँ, लेकिन अगर साथ में साथ में या जो भी, आपने सिम्टम्स अभी बताए हैं जी ये सारी चीजें हो रही है तो आपको डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट जी करना जी। चाहिए। इट सर, एक जो ईआरसीपी सुनने में बहुत ही कॉम्प्लेक्स लगता है, इसको इजी वे में आप समझाएंगे और क्या इसका यूज होता है? ईआरसीपी मीन्स एक एंडोस्कोपी का ही पार्ट है।
एंडोस्कोपिक रिट्रोगेट कोलेंजियो पैंक्रेटोग्राफी, उसको हम ईआरसीपी जी। बोलते हैं, जिसमें हमने बताया कि उसमें सीबीडी में अगर कोई स्टोन रहा, हम्म। उस स्टोन को निकालते हैं और स्टेंट डाल देते हैं कि दूसरा स्टोन उसमें ना आए। तीसरा है, अगर पेशेंट को स्टिक्चर रहा, जी। कॉमन बाइल डक्ट में कोई स्टिक्चर है, रुकावट है, जी। तो उसको ईआरसीपी द्वारा ट्रीट किया जाता है। कॉमन बाइल डक्ट में अगर पेशेंट को कैंसर है, तो उस कैंसर का इलाज ईआरसीपी द्वारा किया जाता है। अगर पेशेंट को पैंक्रेटिक डक्ट में कोई स्टोन है, क्रोनिक पैंक्रेटिस में अक्सर स्टोन हो जाते हैं, जी। 3 to 5 ईयर्स में पेशेंट को क्रोनिक पैंक्रेटिस में स्टोन बन जाते हैं, तो स्टोन के कारण रिकरेंट एब्डोमिनल पेन होता है, क्रोनिक एब्डोमिनल पेन होता है, पेशेंट का वेट लॉस होता है, खाना खाने की इच्छा कम हो जाती है, स्टियाटोरोइया होता है, मतलब पेशेंट के लैट्रिन में तेल जाता है। तेल इसलिए जाता है कि पैंक्रियास का जो एंजाइम्स है लाइपेज, वो फैट को मतलब तेल को डाइजेस्ट करने का काम करता है, पर पैंक्रियास का अट्रोफी के कारण वो एंजाइम वहाँ से रिलीज नहीं होता और पेशेंट को लैट्रिन में तेल आता है, मतलब ऑयली लैट्रिन होती है, ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, लैट्रिन चिपचिपी होती है, स्टिकी होती है, दैट इज स्टियाटोरोइया। तो उसका भी इलाज ईआरसीपी द्वारा किया जाता है। अगर पैंक्रियाटिक डक्ट में कोई लीक है, जैसे कि मेरे पेशेंट आए थे जिनको हेमोरेजिक असाइटिस हो रहा था, पैंक्रियाटिक डक्ट लीक हो रहा था, तो उस पेशेंट को स्टेंट डाल के हमने वो लीक ठीक कर दिए। लीक ठीक करने का असाइटिस रिजॉल्व हो गया, पेशेंट नॉर्मल हो गया जी, तो वो पैंक्रियाटिक डक्ट लीक को ट्रीट किया जाता है ईआरसीपी द्वारा। अगर पैंक्रियाटिक डक्ट में कोई स्टिक्चर है, रिसेंटली मैंने बहुत सारी ईआरसीपी अभी जो की है, अभी रिसेंटली लास्ट मंथ में दिसंबर मंथ में, वो सब स्टिक्चर वाले पेशेंट थे जो पैंक्रियाटिक डक्ट में स्टिक्चर हो जाता था कि पैंक्रियाटिक डक्ट से जो सिक्रेशन आना चाहिए इंटेस्टाइन में, वो सिक्रेशन इंटेस्टाइन में नहीं आते थे, वहीं रुकते थे, तो डक्ट एनलार्ज हो गया ब्लॉक होने के कारण, तो उसमें पेन होता है, पेशेंट को कंटिन्यूस पेन होते रहता है, तो उस स्टिक्चर को स्टेंट द्वारा उस जो सिक्रेशन है वो इंटेस्टाइन में डिलीवर कर दिया, स्टेंट द्वारा भी उसका इलाज किया जाता है, ये ईआरसीपी होती है। ओके सर, हमने जो बात की है एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी और ईआरसीपी, हम ये चाहेंगे कि अब एक आपसे पूछे कि नंबर्स के बारे में, कि अभी तक के आपने ये कितने नंबर्स में किया हुआ, अगर सेपरेट सेपरेट अगर बात करें कि क्या नंबर्स आपने अभी तक के कर चुके हैं? देखिए, अभी तक मैंने एंडोस्कोपी अबाउट 10,000 एंडोस्कोपी अपने जीवन में अभी तक यहाँ तक किए है। ओके जी, इंटरवेंशंस भी बहुत सारे किए, उसमें भी इंटरवेंशंस आए जी, और कोलोनोस्कोपी अभी तक 8,000 कोलोनोस्कोपी मैंने अभी तक कर लिया है। और हम बात करेंगे ईआरसीपी की, तो अभी तक 200 ईआरसीपी मैंने कर लिए। ग्रेट सर, अभी आपने तो जैसे एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, ईआरसीपी के बारे में, एंट्रोस्कोपी ये भी टर्म एक है, और ये प्रोसीजर क्या है और ये जनरली किन चीजों के लिए यूज की जाती है? सर, ये जो एंटरोस्कोपी है, एंट्रो मीन्स छोटी आंत को स्कोपी करना, छोटी आंत को देखना, उसको उसको बोलते हैं एंट्रोस्कोपी। ओके तो एंटरोस्कोपी में अपन देखते हैं कि जो स्कोप, जो एंडोस्कोप रहता है, वो यूजुअल अपर जी एंडोस्कोप और कोलोनोस्कोप इनसे काफ़ी लंबा रहता है। ओके ये मिनिमम 280 सेंटीमीटर के इंटेस्टाइन को आराम से देख सकता है। सो एंडोस्कोपी की इंडिकेशंस क्या क्या है? अगर पेशेंट को क्रोनिक एब्डोमिनल पेन है, अगर पेशेंट को जीआई ब्लीड है, जैसे कि पेशेंट को ब्लड लॉस हो रहा है जी, लेकिन वो ब्लड लॉस ना एंडोस्कोपी में दिखता है ना कोलोनोस्कोपी में दिखता है, ओके तो लेकिन खून की कमी पेशेंट में है, वहां से ब्लड लॉस हो रहा है, उसको कभी कभी लैट्रिन काला भी होता है, स्टूल ओकल ब्लड पॉजिटिव आता है जी, जो ओकल ब्लड मतलब आंखों से नहीं दिखता है, उसको बोलते हैं ओकल्ट। ओके तो आंखों से न दिखने वाला ब्लड जो स्टूल ओकल टेस्ट में पाया जाता है, तो उस अगर टेस्ट में अगर पॉजिटिव आता है तो उसके लिए एंट्रोस्कोपी करते हैं। ओके एंट्रोस्कोपी में आप लंबा सा स्कोप, पेशेंट को एनेस्थेसिया दे के, पेशेंट को बेहोश करके, वो स्कोप छोटी आंत में, स्टमक से, ड्यूडेनम से छोटी आंत में पास किया जाता है, और छोटी आंत में कोई भी लीजन उसको रहा, कोई ब्लड वेसल्स अगर वहाँ पर खुली हुई हो जिसके कारण ब्लड बह रहा है, या फिर पेशेंट को जिस्ट है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल स्टोमल ट्यूमर, जी, जो छोटी आंत में मोस्ट कॉमनली होता है, जी, तो उसको हम देखते हैं। अगर छोटी आंत में कोई अल्सर्स होता है, जैसे कि मैंने बात करी कि एनएसएड्स इंड्यूस अल्सर, जी, एनएसएड्स इंड्यूस एंट्रोपैथी, तो वो एंट्रोपैथी ड्रग के कारण, एनएसएड्स के कारण, मतलब पेन किलर के कारण अगर छोटी आंत में होता है, वहाँ से कोई ब्लीडिंग होती है तो उसको ब्लॉक किया जाता है, उसको ब्लड अल्सर्स को स्टॉप किया जाता है और उसको हील किया जाता है। अगर पेशेंट में कोई स्ट्रिक्चर हो, स्ट्रिक्चर मतलब छोटी आंत में कोई रुकावट हो, छोटी आंत से खाना कोलॉन तक नहीं पहुंच रहा हो, बड़ी आंत तक नहीं पहुंच रहा हो,
तो उस स्ट्रक्चर को एंडोस्कोपी द्वारा देखा जा सकता है। जी उस स्ट्रक्चर को एंडोस्कोपी से बलून डायलेटेशन करके स्ट्रक्चर को रिजॉल्व किया जाता है। ओके जो ऑपरेशन पेट खोल के होते हैं जी वो एंट्रोस्कोपी द्वारा अंदर से ऑपरेशन हो जाएगा, पेशेंट को पता भी नहीं चलेगा कि अंदर से मेरा इंटेस्टाइन ठीक हो गया है। ओके तो ये एंट्रोस्कोपी का कमाल। ओके ये न्यू टेक्निक है। 2 टाइप के एंट्रोस्कोपी होते हैं, सिंगल बलून एंट्रोस्कोपी होता है जी और डबल बलून एंट्रोस्कोपी होता जी है। तो ये डबल बलून एंट्रोस्कोपी, सिंगल बलून एंट्रोस्कोपी, स्पाइरल एंट्रोस्कोपी ये बहुत प्रचलित है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन के डिसीज को ट्रीट करने के लिए। ओके बता रहे हैं एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, ईआरसीपी, एंट्रोस्कोपी ये एक्सपर्ट डॉक्टर से ही करवानी चाहिए। और इसमें एक्सपर्ट डॉक्टर से क्यों करवानी चाहिए? क्योंकि कहीं पे भी अगर ये कोई करवा रहे हैं तो इसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, या क्यों एक्सपीरियंस पर्सन से करवाना चाहिए? देखो ये सारे प्रोसीजर्स बोलने के लिए सिंपल भी है और कॉम्प्लिकेटेड भी है। जी अगर पेशेंट्स का कोई कॉम्प्लिकेशन होता है हम्म तो उसको एक्सपर्ट से ही कराना चाहिए। जी सिंपल आप एंडोस्कोपी पे कराना चाहिए तो एक्सपर्ट से ही कराना चाहिए, एज अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से ही कराना चाहिए। जैसे आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से कराएंगे तो क्यों कराना चाहिए, उसका भी एक कारण है कि वो उसमें क्वालिटी ऑफ डायग्नोसिस एक नंबर 1, ओके क्वालिटी ऑफ द स्कोप, आप कौन से स्कोप से एंडोस्कोपी करते हैं, आपका स्कोप कितना परफेक्ट है जी डिसीज को पकड़ने के लिए। जी आजकल स्कोप में नैरो बैंडिंग इमेजिंग आता है, जी नैरो बैंडिंग इमेज से हम पता कर सकते हैं कि अल्सर कौन से टाइप का है। हम्म तो वो सारी चीज़ें हैं जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट कर सकता है। दूसरी बात है कि अगर पेशेंट को करते वक्त एंडोस्कोपी करते वक्त कोई परफोरेशन या ब्लीडिंग हो जाती है या फिर Okay. कोई कॉम्प्लिकेशन एंडोस्कोपी ज़्यादा हो जाता है, एंडोस्कोपी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जी तो वो सारे कॉम्प्लिकेशन गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट बेहतर तरीके से, बेहतर वे से मैनेज कर पाते हैं और पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन से बचा सकते हैं। पेशेंट से कॉम्प्लिकेशन से जान बच सकती है, इसीलिए ही एक्सपर्ट से ही एंडोस्कोपी कराना चाहिए, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से ही एंडोस्कोपी कराना चाहिए। राइट ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात कही है सर, कि कहीं पे भी ना करवाते हुए और ये जैसे आपने एक एग्जांपल अभी जब हम बात कर रहे थे स्टार्टिंग में, तो आपने एक बताया था कि कहीं पे वो प्रॉब्लम डिटेक्ट नहीं हो पाई थी, जो बालाघाट एरिया में वो प्रॉब्लम डिटेक्ट नहीं, लेकिन आपके आने के पास में आपने उसको अच्छे तरीके से, सो एक एक्सपर्ट से अगर ये सारी चीजें करते हैं तो ये एक लाइफ सेविंग हो सकती है। जी। सर ये तो अभी हम लोगों ने बाकी सारी चीजों के ऊपर में बात करी। अब लीवर या लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो अभी बहुत ही कॉमन है उनके बारे में भी मैं डिस्कशन करना चाहूंगा। सर एक अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, जो ये बोलते हैं कि अभी जैसे आप देख रहे हैं यंग एज में अल्कोहल कंजम्पशन बढ़ चुका है, कहीं ना कहीं उसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा हो रहे हैं और उसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। हम चाहेंगे कि इसके ऊपर में आप अपना राय रखें। जी, हम लीवर की बात करेंगे। लीवर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बॉडी बिल्कुल का, सर। जो बहुत सारे समाज में लोग अनअवेयर है लीवर को लेकर। लीवर को लेकर अनअवेयर इसलिए है कि लीवर के साथ वो खिलवाड़ कर लेते हैं। हाँ कोई भी आयुर्वेदिक मेडिकेशन प्रिपरेशन ले लेंगे, कोई भी दवाई ले लेंगे, पीलिया झाड़ने चले जाएंगे। जी तो ये सारी चीज़ें लीवर के साथ ही होती है और लीवर अकेला है। जी जब लीवर डैमेज हो जाता है तो रिस्क की लाइफ रिस्क बहुत ज़्यादा होती है। बिल्कुल। इसमें पेशेंट को बहुत सफ़र करना पड़ता है, जी पेशेंट को बहुत पैसे भी खर्च करना पड़ता है, क्योंकि लीवर की जो ट्रीटमेंट है वो महंगी होती है। आपने बात की कि अल्कोहलिक हेपेटाइटिस की, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। तो अल्कोहलिक हेपेटाइटिस जो है वो अल्कोहल ज़्यादा मात्रा में और बिंज ड्रिंकिंग के कारण होता है। मतलब ओके कंटिन्यूस अल्कोहल लेते रहे, अगर पेशेंट कंटिन्यूस अल्कोहल 60 दिन 2 महीना भी कंटिन्यूस अल्कोहल लेता है तो पेशेंट को अल्कोहलिक हेपेटाइटिस हो जाएगा। ओके वैसे पेशेंट अगर 5 to 6 ईयर कंटिन्यूस अल्कोहल लेता है तो अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, अल्कोहलिक फैटी लिवर और अल्कोहलिक लिवर डिसीज में फाइब्रोसिस हो जाता है और पेशेंट को सिरोसिस भी हो सकता है। ओके तो ये काफ़ी जानलेवा होता है। तो अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में क्या होता है? अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में होता है कि लीवर में बहुत ज़्यादा सूजन आ गई हो, पेट दर्द हो रहा है पेशेंट का, पेशेंट के राइट साइड में, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में पेन हो रहा है, ओके पेशेंट को पीलिया हुआ है, पेशेंट को वॉमिटिंग हो रही है, पेशेंट को फीवर आया है, पेशेंट को खाना खाने की इच्छा कम हो गई। तो ये सारे लक्षण अल्कोहलिक हेपेटाइटिस के। ओके दूसरी बात, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए इसको कि हम और भी टाइप के हेपेटाइटिस होते हैं, जैसे कि ड्रग्स हो गया, अभी बताया कि आयुर्वेदिक प्रिपरेशन के कारण भी हेपेटाइटिस होता है, ओके
कुछ ड्रग इंड्यूस होते हैं, कोई ड्रग लेने के कारण, हम्म, कोई पेन किलर्स लेने के कारण भी हेपेटाइटिस होता है। ओके, वायरल हेपेटाइटिस होता है जो कॉमन है, जो ट्राइबल एरिया में मोस्ट कॉमन वायरल हेपेटाइटिस है एज कम्पेयर टू द अर्बन एरिया। हेपेटाइटिस बी का प्रिवेलेंस ट्राइबल एरिया में ज़्यादा है और हेपेटाइटिस बी का प्रिवेलेंस अर्बन एरिया में 2.8% है, तो ट्राइबल एरिया में 15% है। ओके, सो दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ द हेपेटाइटिस। चौथा होता है ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस, हम्म, जो अंदर की बीमारी ऑटोइम्यून, जो बॉडी खुद एंटीबॉडीज पैदा करती है, जो लिवर के बाइल डक्ट पे या फिर लिवर के हेपेटोसाइट्स पे जाके साइनोसाइड्स पे हेपेटोसाइट्स पे डैमेज करती है और उस हेपेटाइटिस करती है। तो अल्कोहल हेपेटाइटिस के लिए सबसे पहले बात करना चाहूँगा कि यंग लड़के, यंग जनरेशन अल्कोहल से दूर रहे। अल्कोहल का कोई भी सेफ लिमिट नहीं है बॉडी के लिए। ओके, किसी भी मात्रा में अल्कोहल बॉडी के लिए घातक है, किसी भी मात्रा में। मतलब ये नहीं कि मैं वीकली या फिर 15 डेज में मैं 90 ml ले लेता हूँ तो मेरे लिए सेफ हो सकती है क्या? हाँ, नहीं, ये टोटली अनसेफ है। ओके, सो अल्कोहलिक हेपेटाइटिस होने के बाद में क्या करना चाहिए? अगर पेशेंट को चलो मान लो अल्कोहलिक हेपेटाइटिस हो गया, तो जी, सबसे पहले तो अल्कोहल बंद करना है, कारण को दूर करना है कि किस कारण हुआ है। बिल्कुल, दूसरी बात, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस के लिए ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर का चुनाव सही से करें, नहीं ओके, तो जान भी जाती है। तो हेपेटोलॉजिस्ट, लीवर वाले डॉक्टर, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट के पास ही अल्कोहलिक हेपेटाइटिस का इलाज करना चाहिए। ओके, उसके भी कारण है, क्योंकि अगर आप किसी नॉन एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास गए तो पहली बात है कि आपका डायग्नोसिस तो क्लियर नहीं होगा, वो डायग्नोसिस करने में डिफिकल्टी हो जाएगी। और उसमें अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में हम लोग रूल आउट करते हैं कि एग्जैक्टली अल्कोहल के कारण है कि इसमें और भी कोई कारण है, ओके, जैसे कोई आयुर्वेदिक प्रिपरेशन ले लिया हो, जी, जैसे कोई ड्रग ले लिया हो, हाँ, या फिर पेशेंट को वायरल हेपेटाइटिस हो, जी, या फिर ड्रग को ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस हो, या फिर पेशेंट को विल्सन डिसीज हो, या फिर पेशेंट को अल्फा 1 ट्रिप्सिन डिफिशियंसी हो। ओके, तो ये डिसीज को हम डायग्नोज करते हैं, उसको सेपरेट करते हैं कि ये डिफरेंशियल डायग्नोस में बैठता है, और हमने डायग्नोज किया कि इट इज अ प्रोबेबल अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, और इट इज अ डेफिनेट अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, और इट इज ओनली क्लिनिकल अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। ओके, सो हम डायग्नोज करके ट्रीट करते हैं। सो इन दिस वे अपन अपने पेशेंट की लाइफ बचा सकते हैं कि वो कॉम्प्लिकेट ना हो, वो पेशेंट सिरोसिस में चेंज ना हो, जी, उसका फाइब्रोसिस ना हो, ओके, उसको रिवर्स करें। दूसरी बात बताना चाहता हूँ कि अल्कोहलिक हेपेटाइटिस डरावनी तो है, लेकिन ये रिवर्सिबल भी है। ओके, अगर पेशेंट ने अल्कोहल लेना स्टॉप कर दिया तो विद इन 6 मंथ ये अल्कोहलिक हेपेटाइटिस रिवर्स हो जाता है और पेशेंट एकदम नॉर्मल हो जाता है, ओके, बशर्ते कोई और मेडिकेशन ना ले, कि अल्कोहल के अलावा आयुर्वेदिक प्रिपरेशन ना ले, तो वो पेशेंट का रिवर्स हो जाता है और पेशेंट एकदम सेफ होता है। तो इसमें डरने की बात नहीं है कि आपको अल्कोहलिक हेपेटाइटिस है तो मेरा लीवर डैमेज हो जाएगा, लीवर खराब हो जाएगा। वो आके डॉक्टर से कंसल्ट करे, हेपेटोलॉजिस्ट से मिले और अपना लीवर का इलाज कराए। ग्रेट। मतलब हम ये तो कह सकते हैं कि गोंदिया में हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर कोई ऐसी अगर प्रॉब्लम से वो हो रहा है तो वो एक बार आपसे आकर कंसल्ट जरूर कर सकता एग्जैक्टली, है, और आपसे कंसल्टेंसी करने के बाद में किस लेवल पे है और उसका कैसे ट्रीटमेंट कैसे करवाना है ट्रीटमेंट। इसके ऊपर मैं बात कर सकता हूँ।